हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही डिमांडिंग होने वाला है बिकॉज इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं सीमा कुंदू मैम से, जो न्यूजीलैंड से है। बेसिकली वो इंडिया से है, लेकिन उन्होंने स्टडी करने के बाद और वो अब न्यूजीलैंड में एक रजिस्टर्ड नर्स है। तो उनसे हम बातचीत करने वाले हैं। इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स और सभी क्वेश्चंस के आंसर हम देने की कोशिश करेंगे। तो वेलकम सीमा मैम, वी आर सो हैप्पी टू हैव यू ऑन द चैनल। Hi Ashish, thank you so much for your invitation. It's nice to be here. और मुझे जो भी इंडियन नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन पास ऑन करके मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मुझे पता है कि किस तरह से इंडियन स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, वो कितने हार्ड वर्किंग होते हैं। उनके जो पेरेंट्स हैं वो अपनी पूरी लाइफ टाइम की सेविंग्स उनके ऊपर लगा देते हैं ताकि वो उनको एक बेटर फ्यूचर दे सकें। तो आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प एवरीवन एंड पास ऑन द इन्फॉर्मेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर जर्नी। आपके जर्नी से हम शुरू करेंगे। आप बेसिकली दिल्ली से हो, सो आपका एक्सपीरियंस, आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ न्यूजीलैंड से पहले? वी लाइक टू नो अबाउट इट। तो बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ, लेकिन मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग दिल्ली से की थी, आर्मी पब्लिक स्कूल से। मेरे फादर आर्मी बैकग्राउंड से हैं, तो मैंने अपनी नर्सिंग भी आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग से की थी। तो मैंने इंडिया से डिग्री की थी और उसके बाद एक साल फिगर आउट करने के लिए, क्योंकि मैं किसी हॉस्पिटल में जाके काम नहीं करना चाहती थी। और आपको भी पता है कि जब आप कोई भी स्टूडेंट आता है तो उसको पे कितनी मिलती है, उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं कि वो सुबह से लेके शाम तक काम कर रहे हैं और पे उनको मैं फिगर आउट करना चाहती थी कि मुझे क्या करना है। तो मुझे एक जॉब मिली एज अ टीचर और मैंने वो जॉब ले ली। और मैं एज अ टीचर मैंने 1 ईयर नर्सिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाया। और उसके बाद फॉर अ बेटर फ्यूचर, क्योंकि इंडिया में 10 साल पहले मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, कुछ ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते हैं अगर आप किसी को बताते हैं कि आप नर्स हैं और कोई आके बताता है कि हमारा बेटा या वो को डॉक्टर है, तो बहुत दे लुक डाउन ऑन यू। तो मेरा ब्रदर ओवरसीज में था, तो मैंने डिसाइड किया, मेरी फैमिली ने एक्चुअली डिसाइड किया कि मुझे भी ओवरसीज जाके ट्राई करना चाहिए, क्योंकि नर्सेस की वहाँ पे ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बेटर पे है, बेटर लाइफ है। तो मेरे फादर ने इंक्वायर करना शुरू किया न्यूजीलैंड के बारे में, कि न्यूजीलैंड एक छोटा पीसफुल कंट्री है। और मुझे भी लगता है कि वो बहुत अच्छा डिसीजन था। ना तो यहाँ पे इतना रेसिज्म है और लोग भी बहुत हेल्पफुल हैं। तो मुझे मेरे फादर एक एजेंट के पास गए और उस एजेंट ने बताया, मुझे जहाँ तक याद है उनका नाम हरप्रीत बग्गा था, दिल्ली से। और उन्होंने बताया कि न्यूजीलैंड में एक ये कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, BNRN, जिसका फुल फॉर्म था बैचलर ऑफ नर्सिंग एज अ रजिस्टर्ड नर्स, जिसकी 1 साल की फीस थी 18,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स। सिर्फ ये कोर्स की फीस थी 18,000। तो वो कुछ 8 या 9 लाख बन जाते हैं आपके, मुझे पूरा वो नहीं है, हाँ, इंडियन करेंसी में। तो उन्होंने बोला कि ये कोर्स करने से आपकी बेटी को वहाँ पे रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी और फिर सैलरी भी वहाँ पे बहुत अच्छी है। तो आप इंडिया से सोचते हो कि हाँ जाके मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगा, मुझे तो एकदम से फटाफट जॉब मिल जाएगी। पर जब आप यहाँ पे आते हो तो एक पूरा डिफरेंट सिनेरियो होता है, कम्प्लीटली डिफरेंट। जब मैं यहाँ पे आई, मुझे पता चला कि जिस कोर्स के लिए मैं आई थी वो एक तरह से बिल्कुल यूजलेस कोर्स था, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। और जो सही कोर्स होता है उसका नाम था कॉम्पिटेंसी असेसमेंट प्रोग्राम। उस कोर्स की फीस थी 7.5 न्यूजीलैंड डॉलर्स, और जो एकदम हाफ फीस है। और कोर्स का ड्यूरेशन 6 वीक्स था। तो आप खुद ही सोचिए, 1 साल की जगह आपको 6 वीक स्टडी करना था, फीस भी आपको $18,000 की जगह $7,500 देनी थी। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। फिर आप सोचेंगे कि एजेंट जो है वो आपके लिए फ्री में ये सब करता है, फ्री में आपको फोन कॉल्स करते हैं, आपके लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो एजेंट्स होते हैं उनको हर स्टूडेंट पे $2,000 मिल जाते हैं। तो कैन से कि 80,000 से 1 लाख तक उनको आराम से मिलते हैं एक स्टूडेंट के ऊपर, एक स्टूडेंट के ऊपर आराम से मिलते हैं। क्योंकि
जैसे मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मैंने वो कोर्स स्टडी किया $18,000 में, लेकिन जो यहाँ के कोई भी रेजिडेंट या सिटीजन है, अगर वो कोर्स स्टडी करे तो उसको सिर्फ मेरे ख्याल से $4,000 या $5,000 फीस पे करनी पड़ेगी। तो बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप। तो जो ये यहाँ पे जो पॉलिटेक्स या यूनिवर्सिटीज हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, एजेंट से कांटेक्ट करते हैं। जो इंडियन एजेंट्स होते हैं उनके लिए और भी आसान होता है कि वो इंडियन स्टूडेंट्स को कैच कर सके, उनको मैनिपुलेट कर सके ना। वो आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, बहुत अच्छे सपने दिखाते हैं। आपको रियलिटी चेक मिलता है जब न्यूजीलैंड ही नहीं, चाहे आप कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, किसी भी कंट्री में जाओगे, जब आप वहां पे लैंड करोगे तब आपको रियलिटी चेक मिलता है। इसलिए सबसे बेस्ट होता है जिस इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हो वहां के बारे में डिटेल्ड स्टडी करो, कोशिश करो वहां पे कोई उस कंट्री में कोई है आपका, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करो ताकि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके, आपको कोई मिसगाइड ना करे। ओके, आपका कहना है कि एजेंट के पास नहीं जाना चाहिए, यू डोंट रिकमेंड एजेंट्स। अगर आप, जैसे कि आपको पता है कि आपको सही कोर्स के लिए जाना है, अगर आपको एजेंट बोल रहा है कि आप इस कोर्स के लिए जाओ तो आप उस पर अपनी अच्छे से रिसर्च करो। लेकिन मान लो कि आपको कॉम्पिटेंसी असेसमेंट प्रोग्राम के लिए ही न्यूजीलैंड के पास आना है, मतलब न्यूजीलैंड आना है, तो आप एजेंट को यूज करो। मतलब वो आपके लिए उससे कांटेक्ट करेगा, सब कुछ करेगा, आपका काम करके देगा। लेकिन जब आप एकदम फ्रेशर होते हो तो ऐसे ही उनको आपको मैनिपुलेट ना करने दो। और सबसे बेस्ट पार्ट है आप यूनिवर्सिटी को खुद कांटेक्ट करो, वो और भी अच्छा है, क्योंकि वो आपको फ्यूचर जो चीजें होती है उनके लिए प्रिपेयर करता है कि कैसे पेपर वर्क करना है, कैसे लोगों से बात करनी है। उन सब में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है बट इतना मुश्किल नहीं है। और जब आप उस कंट्री में जाओगे, उस कंट्री में जाने के बाद और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, पेपर वर्क होता है जो आपको करना पड़ता है। तो बेटर होगा कि आप वो शुरुआत से अपने आप करो। और यहाँ पे मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो करते भी हैं, जो सारा काम अपने कंट्री से खुद ही करते हैं, वो एजेंट्स की हेल्प नहीं लेते। और मेरे ख्याल से वो बेस्ट पार्ट है। न्यूजीलैंड जाने से पहले आपने कोई एग्जाम दी थी जिसके बेसिस पर आप न्यूजीलैंड जा सके, ऐसे कोई एग्जाम? वो हर किसी कंट्री के लिए आपको आइल्स करना होता है, तो विच इज लाइक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। और आजकल OET भी है, तो वो थोड़ा सा इजियर है आइल्स के कंपैरिजन में। तो आइल्स में 4 सेक्शन होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो नर्सिंग के लिए आपको हर सेक्शन में 7 बैंड चाहिए। तो हाँ, तो लिसनिंग में 7, राइटिंग, स्पीकिंग और इसमें 7। एक में एक में लाइक किसी भी एक सेक्शन में आपका 6.5 हो सकते हैं, बट 3 में आपको 7 चाहिए ही चाहिए। ऐसा है, मतलब और ओवरऑल 4 का मिला के आपके 7 बैंड होने ही होने चाहिए। एवरेज। हाँ, ओवरऑल जो सो उसके बाद तो क्या होता है? हाँ, तो आपको आइल्स करना पड़ता है। आप अगर जाओ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी जाओ, तो मैं किसी बंदे को जानती हूँ और मैं उसकी वीडियोस देखती हूँ, और यहाँ पे बैठ के मुझे हंसी आती है जैसे वो अपने बच्चों को टीच करता है। तो मेरे ख्याल से कोई शुरुआत में आपको लगता है कि आइल्स बहुत मुश्किल है, हार्ड है बहुत क्रैक करना, पर इतना हार्ड नहीं है। और स्पेशली आजकल ऑनेस्टली जब मेरा टाइम था तो हमारे घर पर इंटरनेट नहीं था, तो बहुत मुश्किल था। आजकल हर किसी के पास इंटरनेट है, आप गूगल कर सकते हो रिसोर्सेज। सबसे बेस्ट तरीका है आप इंग्लिश मूवीज देखो, तो उससे आपकी लिसनिंग जो पावर है वो इम्प्रूव होती है, आपकी स्पीकिंग भी इम्प्रूव होती है। जो रीडिंग है, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर, थैंक गॉड मेरी रीडिंग हमेशा से अच्छी थी, क्योंकि मैं आर्मी पब्लिक स्कूल में थी, तो हमें टाइम्स ऑफ इंडिया जब हम छोटे थे तब से स्कूल में मिलता था, उसके लिए हम एक्स्ट्रा पे भी करते थे। और हमें टीचर्स बोलती थी कि तुम्हें ये आर्टिकल पढ़ना है और फिर इसके ऊपर तुम्हें अपनी स्टोरी लिखनी है कि तुम्हें क्या समझ में आया। तो उसकी वजह से मेरी स्पीकिंग से पहले से ही बेटर थी, अच्छी थी थोड़ी सी, उसकी वजह से, और वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाती है। तो अगर आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर डेली पढ़ेंगे 2-3 पेज, कुछ मैटर नहीं करता कैसा भी वो है, आप उसको डेली पढ़ो, उससे आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी, आपकी रीडिंग इम्प्रूव होगी।
क्योंकि जब आप आईएलटीएस के लिए जाते हो तो आपको बहुत फास्ट रीड करना पड़ता है ताकि अपने आंसर्स को, क्वेश्चंस का आंसर कर सको। तो आप अपनी बुक्स रीड करो, अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करो, और राइटिंग के लिए आप ले सकते हो कुछ जिसमें वो आपको बताते हैं कि आपको किस तरह से राइटिंग करनी है, क्योंकि उसका एक स्टाइल होता है जो मुझे इंडिया में नहीं बताया गया था। उसकी तो मेरी राइटिंग थोड़ी सी वीक थी। आई नॉट से वीक, मुझे पता नहीं था किस तरीके से लिखना होता है। तो मैंने यहाँ पे 5 क्लासेस एक टीचर से ली थी जो यहाँ पे पहले इंग्लिश एग्जाम्स में परसेप्टर रह चुकी थी। तो मैंने उससे 5 क्लासेस ली थी और उसने मुझे बताया कि वो मेनली जब आप आईएलटीएस के एग्जाम के लिए जाते हो वो आपके फर्स्ट की कुछ लाइन्स देखते हैं, फिर आपके बेसिकली लास्ट की लाइंस देखते हैं। बीच में वो इतना ध्यान नहीं देखते। आप कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे फिनिश करते हैं टॉपिक को, वो उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मैंने वो फॉलो किया और उसको फॉलो करने से मुझे, जब मैं इंडिया में थी तब मेरे 7 बैंड्स आए थे राइटिंग में। जब मैं यहाँ पे आई और 7.5 बैंड्स आए। तो राइटिंग के लिए आप लेसन्स ले सकते हो, पर रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग आपके हाथ में होती है। हाँ, आजकल गूगल पे, यूट्यूब करो, गूगल पे भी आपको रिसोर्सेज और मटेरियल्स मिल जाते हैं, काफी अच्छे होते हैं, जिसको आप सुनो। वो आपसे उसको सुनने के बाद आपको आंसर लिखना होता है, तो वो आप कर सकते हैं। आपको बहुत सारा आईएलटीएस से रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो ऑनलाइन मिल जाते हैं। ओके, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग स्टूडेंट्स के लिए जो आईएलटीएस के लिए प्रिपेयर करें। ओके, तो जो आपने अभी कहा कि आप न्यूजीलैंड गए हो, सो आपने कब डिसाइड किया? आफ्टर लाइक जब आप स्टूडेंट थे उस दौरान, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन करने के बाद? और एक और इसको मैं इंडिया से, हाँ, एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा इस क्वेश्चन में, कि जब आप स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमें देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मुझे अब्रॉड जाना है, सो इसका प्रिपरेशन के लिए मैं कब से स्टार्ट करूँ? फर्स्ट ईयर से, सेकेंड ईयर से? मतलब वो चाहते हैं कि कब, लाइक विच इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट टू प्रिपेयर फॉर अब्रॉड? सो ये बात है। ओके, तो जब आप अपने पहले मैं ये बोलूंगी अपनी स्टडीज पे फोकस करो, अच्छे एग्जाम्स, अच्छे मार्क्स लेके आओ, अपना वो कंप्लीट करो। जब आप अपना 4th ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आजकल हर कंट्री में, पहले रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, आजकल हर कंट्री में वो आपसे एक्सपीरियंस मांगते हैं। इंडिया से आपके पास 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप एज अ फ्रेशर यहाँ पे आके नहीं आ सकते। ओके, तो सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये जो एक्सपीरियंस रहेगा, क्या वो क्लिनिकल चाहिए या फिर टीचिंग चाहिए? क्लिनिकल बेसिकली अच्छा होता है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में हैं जहाँ पे आप मतलब थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों आप आवर शो कर सकते हो कि आप यहाँ पे एज अ टीचर वो कर रहे थे, लेकिन साथ ही आप स्टूडेंट्स को क्लिनिकल एरियाज में लेके जा रहे थे जहाँ पे आपने क्लिनिकल आवर्स किए। हाँ, एज अ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर यू हैव वर्क देयर और आपने क्लिनिकल आवर्स किए हैं। तो अगर आपके पास लाइक यू कैन गेट अ लेटर और समथिंग, तो वो और भी अच्छा है, तो वो इतना मैटर नहीं करता। वो कुछ आवर्स होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। तो बेसिकली न्यूजीलैंड में अभी इंक्रीज करके 2 साल का, जब मेरे टाइम पे था तो इट वाज समथिंग 500+ आवर्स था, तो जो वो इजिली मेरे पास था, और स्टूडेंट्स को क्लिनिकल एरिया में भी लेके जाते थे, तो वो हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी उन्होंने इंक्रीज करके 2 साल का एक्सपीरियंस कर दिया। तो जब आप अपना 2 साल का वो कर रहे होते हो, एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, उन 2 सालों में आप अपने आईएलटीएस के लिए स्टडी कर सकते हो। और आपके लिए ये और भी अच्छा है कि आप इंडिया से एक्सपीरियंस लेके आओ, क्योंकि इंडिया में ऑनेस्टली यहाँ पे आपको हर चीज के लिए सर्टिफिकेशन चाहिए। अगर आपको कैनुला डालना है उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन चाहिए। कोई भी नर्स जाके कैनुला नहीं डाल सकती, कोई भी नर्स जाके वैक्सीनेशन नहीं कर सकती। तो जो प्राइमरी केयर नर्सेस होती हैं उनको एक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट करना पड़ता है। तो मैंने लास्ट ईयर प्राइमरी केयर वैक्सीनेशन का, प्राइमरी केयर नर्स का जॉब शुरू किया था, और मुझे अभी मेरा सर्टिफिकेशन मिला है। तो उसके बाद आप वैक्सीनेशन कर सकते हैं। न्यूजीलैंड में कोई भी नर्स वैक्सीनेशन नहीं कर सकती जैसे इंडिया में कर सकते हैं। तो ये काफी नई चीज है, अच्छा होगा। हाँ, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, इंडिया में आप एक बार रजिस्ट्रेशन लेते हो, न्यूजीलैंड में आपका रजिस्ट्रेशन हर साल रिन्यू होता है।
हाँ, तो आपको हर साल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ओके साथ ही हम उसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं क्योंकि जी, वो जी। बहुत ज्यादा जी डिटेल जी है। जी। वो अगले पार्ट में हम बात करें उसके बारे में। हाँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिटेल में है और काफी इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ पे और इंडिया की नर्सिंग काफी डिफरेंट है। तो आपके लिए वो अच्छा होगा अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस इंडिया से ले लो। मुझे भी फील हुआ कि काफी अच्छा था। एटलीस्ट मैंने वो सब किया जो मैं यहाँ पर नहीं कर सकती। पहले मैं एज्ड केयर में काम करती थी, तो एज्ड केयर में आप कैनुलास वगैरह, आईवी ट्रांसफ्यूजन्स वगैरह नहीं करते, तो आपको हॉस्पिटल में भेजना पड़ता है, या मेनली यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ही होते हैं। इंडिया की तरह बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं होते। यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को DHB बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ बोर्ड। ओके तो वहाँ पे जो नर्सेस वगैरह होती हैं उनको भी उसके लिए सर्टिफिकेशन करना पड़ता है। आपको किसी को CPR देना है, उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेशन करना पड़ता है, और उसके लेवल्स होते हैं, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। ओके तो वो सब आपको करना पड़ता है। तो अच्छा होगा कि अगर आप इंडिया में वो एक्सपीरियंस ले लें तो आपको पता चल जाएगा इमरजेंसीज में कैसे डील करना है, किसी को CPR कैसे देना है, कैनुला कैसे लगाना है, इंजेक्शंस कैसे लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज, यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी बहुत बड़ी चीज है। इंडिया में वो नहीं है। ओके तो आई एम श्योर यूल एग्री विद मी। इंडिया में अगर आपने किसी बहुत होता है, मैंने खुद देखा है इंडिया में कोई डॉक्टर जिसको झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं, वो बहुत जो IM इंजेक्शन होता है बहुत बार वो गलत तरीके से दे देते हैं और पेशेंट को एब्सेस हो जाता है। मैंने पर्सनली 2-3 केसेस देखे हैं जो मैं स्टूडेंट थी, नर्सिंग स्टूडेंट थी। तो अगर यहाँ पे वो ऐसा कुछ हो जाए तो आपको जो कॉम्पिटेंस असेसमेंट प्रोग्राम होता है वो फिर से करना पड़ेगा। ओके सो they'll temporarily suspend you, you cannot practice anymore अगर आप ऐसी कोई गलती कर दोगे तो इसीलिए यहाँ पे हर चीज के लिए सर्टिफिकेशन, एजुकेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी बहुत बड़ी चीज है। मतलब आपको पेशेंट्स, they treat patients as their gods। so यहाँ पे पेशेंट को इंडिया की तरह कोई ट्रीट नहीं करता। कि हाँ तुम आओ निकलो यहाँ पे। और इंडिया में डॉक्टर, बहुत बार मेरी ही मदर के साथ ऐसा हुआ है कि वो डॉक्टर के पास गई, बीमार थी, प्राइवेट डॉक्टर के पास गई, बीमार थी, पास में गई, वो उनका यूजुअल डॉक्टर नहीं था, पर मेरे फादर घर पर नहीं थे, तो वो उसके पास गई। उस डॉक्टर ने उसे मेडिसिन दी कोई। मैंने पूछा कि, और बोला कि आप 2 दिन के बाद आ जाना अगर आपका बुखार नहीं जाता। तो मैंने बोला आप उनसे पूछना आपको वो कौन सा इंजेक्शन दे रहे हैं। तो डॉक्टर ने बताने से मना कर दिया। अच्छा फिर यहाँ पे आप नहीं कर सकते। आप पेशेंट को यहाँ पे पहले बताते हो मैं आपको ये दवाई दे रही हूँ, यहाँ पे जाएगी, इसके ये इफेक्ट्स हैं, इसका ये है, फिर आप पेशेंट को वो इंजेक्शन देते हो। अगर पेशेंट हाँ बोलता है आप तभी देते हो। मतलब ऐसे नहीं कि आप लेके आए और दे दिया और हो गया और चलो निकलो यहाँ से। ओके सो हम काफी दूर जा रहे हैं हमारे पॉइंट से। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली। तो अगर आपको अब्रॉड जाना है तो 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें, एक तो आपको IELTS देना होगा या फिर OET। ओके उसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप एक रजिस्टर्ड नर्स होने चाहिए और आपको लाइक 2 इयर्स का एक्सपीरियंस। हाँ वो इंडियन रजिस्टर्ड नर्स और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। हाँ और अब्रॉड कंट्री में या किसी भी कंट्री में आप जाते हो देन यू हैव टू गेट रजिस्ट्रेशन इन दैट कंट्री, इजंट इट? हाँ आप किसी भी कंट्री में जाओ, UK जाओ, कनाडा जाओ, तो आपके पास उस कंट्री का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उस कंट्री में काम करने के लिए। हाँ तब ही जाकर आप उस कंट्री में अदरवाइज काम आप कर सकते। वहाँ हाँ नहीं तो आप उस कंट्री में काम नहीं कर सकते। ओके तो क्या ये जो IELTS होता है उसके लिए कुछ कोचिंग कर सकते हैं क्या? आपने कोचिंग की थी? हाँ आप मैंने बहुत शॉर्ट कोचिंग की थी। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, तो मैं 2 वीक्स के लिए गई थी। तो उन्होंने मुझे कुछ मटेरियल दिया था, रीडिंग मटेरियल, कुछ एक्सरसाइजेस दिए थे, और मैंने वही प्रैक्टिस किया और फिर मैंने अपना एग्जाम दे दिया। और सीरियसली उस टाइम पे मेरी मुझे उसमें लिसनिंग में 8.5 आए थे। और मैं आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट। स्पीकिंग में भी आई गॉट 7.5। या इट वॉज बिकॉज होता। और यहाँ पे आके फिर मेरा थोड़ा सा डिटीरियोरेट हो गया, क्योंकि इंडिया में मैं बहुत रीडिंग करती थी जो यहाँ पे आके मैंने नहीं की। आके आई गेस नया कंट्री होता है तो यू नो
आपको यहाँ का हाँ, न्यूज़पेपर इंडिया का न्यूज़पेपर बहुत डिफरेंट होता है, तो अच्छा। वही है। और शुरुआत में आपको पता भी नहीं होता कि मैं, और कुछ आप एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं लेते हो, तो वो मेरा थोड़ा यहाँ पे आके डिटोरेट हो गया था इनिशियली। ओके, सो हमने ऑलमोस्ट आपका सभी चीज़ें कवर की है, लाइक आपने क्या किया, आपने कहाँ से पढ़ा, और आइल्स में आपका स्कोर, तो सब कुछ हमने एक्चुअली यहाँ पर डिस्कस किया है। तो अगला जो पार्ट होगा जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जब आपको अब्रॉड कंट्री में जाना है तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो उसके बारे में हम अगले पार्ट में बात करेंगे, जहाँ पर हमारे साथ मैम रहेंगे और वो हमें सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, कौन सी चीज़ें होती हैं, और सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, और हो सके तो वहाँ पर हम कैप के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वो सब कुछ आपको मिलेगा, उसके लिए आपको हमारे चैनल पर बने रहना होगा। और साथ में मैम भी अपना चैनल चलाते हैं, वो भी वीडियोस डालते हैं सभी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उन तक जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैडम के चैनल की लिंक दे दिए, तो उस लिंक को क्लिक करके आप मैम के चैनल को भी एक बार चेक कर सकते हैं और उन्हें वहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन, और आपसे बात करने के लिए हमें लाइक अलाउ कर दिया। और जब मैंने पूछा था, सो देयर वाज अ इंस्टेंट यस फ्रॉम यू, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो आगे भी हम वीडियो बनाएंगे, आगे थैंक भी यू आशीष, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। आगे भी हम सेकेंड और थर्ड पार्ट बनाएंगे, जहाँ पर हम कई सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सो इस वीडियो को एंड करने से पहले क्या आपको कुछ बताना है स्टूडेंट्स को? फिलहाल तो इंडिया में हॉट टॉपिक है कोरोना। तो मैं यही बोलूंगी कि लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस बहुत इजी हो गए हैं, तो आप अपने द बेस्ट थिंग यू कैन डू, आप अपने देश के लिए कुछ अच्छा काम कर सकते हैं तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। गवर्नमेंट को हर चीज के लिए ये ना बोलें कि हाँ गवर्नमेंट की वजह से कोरोना हुआ है, गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रहा है, गवर्नमेंट वैसा क्यों कर रहा है। तो आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बने, अपनी जिम्मेदारी खुद लें, अपने आसपास के लोगों की जिम्मेदारी लेना सीखें, कोशिश करें कि बाहर ना जाएं, लोगों से सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। मुझे पता है कि 2-3 महीने घर में रहने के बाद आप पीपल स्टार्टेड टू गेट क्रेजी, पर आपकी हॉस्पिटल में जाने से अच्छा है कि आप अपने घर में रहें। तो बी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन फॉर योर कंट्री एंड हेल्प योर कंट्री एंड हेल्प योर गवर्नमेंट। Yes. So घर पे रहिए, stay safe, stay home. Thank you very much, ma'am, for joining. Thank you very much. So thank you, ma'am. Thank you very much for joining in this video. Ashish, before that, can I say something? जी हाँ, जरूर। आप मुझे मैम ना बोल के सीमा बोलो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। ऑनेस्टली मैंने कुछ ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं किया कि आप मुझे मैम बोलो। ऑनेस्टली आप मुझे सीमा बोल सकते हो, और हाँ, बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल दैट्स ओके, बट मे बी यू विल गेट कंफर्टेबल आफ्टर सम टाइम। ओके। यहाँ पे हर किसी को, कोई बड़ा हो छोटा हो, नाम से बोलता है, कोई सर कोई मैडम नहीं है। ओके, ये काफी अच्छी चीज है। 80 ईयर ओल्ड को भी नाम से बोलते हैं, आप 16 ईयर ओल्ड को भी नाम से बोलते हैं। जिस डॉक्टर के साथ मैं काम करती हूँ वो 68 ईयर ओल्ड है, मैं उसे उसके नाम से बोलती हूँ। तो इंडिया में पर वही है, इंडिया में आप किसी को ऐसे नहीं बोल सकते। और पर मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ क्योंकि मैंने कुछ इतना बड़ा काम नहीं किया कि मैं मैम या सर। एक्चुअली आपकी जो जर्नी है, या फिर आपने जो भी चीज़ें की है, वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सो ये बनता है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.